भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी हम यहाँ पर मैम नमस्ते। हाँ, हम जप योग कर चुके थे, अष्टांग योग कर चुके थे। यहाँ पर आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम भी हमारा हो गया था, कपालभाति। हम ब्रह्म बाह्य प्राणायाम पर हम आ चुके हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर है पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर। मैम हाँ जी। हाँ मैम, आज मेरा पहला क्लास है। मेरा नाम श्वेतरानी मिश्रा। अच्छा, तो देखिए अभी हम पेज नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 16 पर हैं। तो यहाँ पर आज जो अभी हमें पॉइंट शुरू करना है वो है बाह्य प्राणायाम का। तो चलिए जानते हैं कि बाह्य प्राणायाम क्या है। सुखासन, सिद्ध आसन, पद्मासन, वज्रासन में किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं। सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद श्वास बाहर ही रोक कर रखने के बाद 3 बंध लगाते हैं। जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। तो जालंधर बंध गले को पूरा सिकोड़ कर ठोड़ी को छाती से सटा कर रखें। उड्डयन बंध पेट को पूरी तरह अंदर पीठ की तरफ खींचें। मूल बंध हमारी मल विसर्जन करने की जगह यानी गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना। जब आप बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं कि आपने श्वास अंदर भरा, फिर एक्सेल करते हुए श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब जब आपने श्वास को बाहर छोड़ा, उसी पोजीशन को, उसी अवस्था को होल्ड करना है और उसी अवस्था में आपको बंध लगाने हैं। जो लॉक हमने पढ़ चुके हैं, तीनों बंध हम जान चुके हैं। हमने मूल बंध भी पढ़ा है, जालंधर, उड्डयन, तीनों बंध को हम पढ़ चुके हैं। तो तीनों लॉक, तीनों बंध आपको वहीं पर लगाने हैं। ठीक है, तो श्वास बाहर रोकने के बाद, ठीक है। तो मूल बंध लगेगा सबसे पहले। मूल बंध में एनस को ऊपर की तरफ पुल करें, फिर उसके बाद पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लें और तीसरे बंध में इस तरीके से अपनी ठोड़ी को, तो ये 3 बंध बाह्य, जब आपने बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं तो आप इन तीनों बंध को लगाकर, तो जब आप तीनों बंध एक साथ लगाते हैं उस बंध को क्या कहते हैं? क्या कोई मुझे बताएंगे? ये महाबंध। हाँ, महाबंध। तो जब तीनों बंधों को एक साथ लगाया जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं महाबंध। और महाबंध के लिए मैंने आपको एक बात और भी बताई थी। क्या कोई मुझे बताएंगे मैंने क्या बताया था? क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैम, फीमेल्स को तीनों बंद एक साथ नहीं लगाने चाहिए, मतलब महाबंध फीमेल्स के लिए नहीं होता है। हाँ, तो वो तीनों बंधों को अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन तीनों बंधों को
एक साथ नहीं लगाया जाता है। तो ये हमने जाना था। तो इसके यहाँ पर इसके जो फायदे हैं, कब्ज, एसिडिटी, गैस जैसी सभी समस्याएं मिट जाती हैं। हर्निया पूरी तरीके से ठीक हो जाता है जब आप बाह्य बंध लगाते हैं। उड्डयन बंध स्पेशली आपके हर्निया को ठीक करने में हेल्प करता है, लेकिन लेकिन गाइडेंस में करें, ऐसे खुद से नहीं करना चाहिए। धातु और पेशाब से संबंधित सभी समस्याएं मिट जाती हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है और बंधत्व से छुटकारा मिलने में भी सहायक है, यानी कि संतानहीनता, इनफर्टिलिटी में भी ये बाह्य प्राणायाम आपको हेल्प करता है। बहुत असरदार प्रैक्टिस है, बहुत असरदार प्राणायाम है। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को सबसे बड़ा, सबसे असरदार प्राणायाम कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या लिखा है पहले उसको हम जान लेते हैं। यहाँ पर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्र आसन में किसी भी एक पोजीशन में आप आराम से बैठ जाएं। शुरुआत भी और अंत भी हमेशा बाएं नथुने से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही होनी चाहिए। आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। सबसे पहले राइट को बंद करें, ठीक है, और लेफ्ट से इनहेल करते हुए शुरू करें और लेफ्ट से एक्सेल करते हुए ही एंड करेंगे। इसमें जो मुद्रा आपको होती है इसको प्रणव मुद्रा कहा जाता है, यानी कि इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को ऐसे फोल्ड करते हुए अंगूठे के रूप पे अपने लाएंगे और अंगूठे और रिंग फिंगर की मदद से इस प्राणायाम को इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग इसे हम कहते हैं। अब बाएं से लंबी श्वास, ठीक है, यानी यह दायां 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 बायां बायां यह क्रम रखना, यह क्रिया 10 से 15 मिनट तक दोहराएं। सांस लेते समय अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्रचित्त करना चाहिए और मन ही मन में सांस लेते हुए ओम का जाप करते रहना चाहिए। हमारे शरीर की 72,000 जो सूक्ष्मादि नाड़ियां हैं वो सब शुद्ध हो जाती हैं इससे। ईड़ा, जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा को क्या कहते हैं? गंगा और यमुना। पिंगला को यमुना नाड़ी। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ईड़ा नाड़ी ठंडी होती है, ठंडक बढ़ाती है और पिंगला शरीर के अंदर गर्माहट को बढ़ाती है। तो जब आप नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम करते हैं तो ठंडक और गर्माहट दोनों को बैलेंस करते हैं। तो एक बार आप लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सेल करेंगे और फिर राइट से इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। तो ये एक इसका राउंड होता है और इस प्राणायाम से हम अपनी 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण कर सकते हैं और उन 72,000 में से मुख्य 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां, ठीक है। तो चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा अंदर जाती है और सूर्य नाड़ी से गर्म हवा अंदर जाती है। अगर आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लोगे तो ठंडक के साथ अंदर जाएगी और राइट से लोगे तो ऐसा ठंडी और गर्म हवा के उपयोग से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अब इसके फायदे कितने हैं आप लिस्ट देख लेंगे, बहुत सारे फायदे हैं। तो क्या क्या है एक बार जान लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा और बारीकी से जानेंगे नाड़ी शोधन के बारे में। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है, हाई लो दोनों ब्लड प्रेशर, दोनों रक्तचाप को ठीक करता है। अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कार्टिलेज खींचना जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। टेढ़े लिगामेंट सीधे हो जाते हैं। वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल
इसमें ऑक्सीडेंट जैसे विजातीय तत्व जो इससे बाहर निकल जाते हैं। सामयिक पेशेंट को फायदा होता है, किडनी प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होती है, डायलिसिस करने की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर तक ठीक हो जाता है, सभी प्रकार की एलर्जियां मिट जाती हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं, सर्दी खांसी नाक गला ठीक हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है, सभी प्रकार के चर्म रोग मिट जाते हैं, मस्तिष्क के संबंधित सभी व्याधियां मिटाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। पार्किंसन, पैरालिसिस, लूलापन, जितनी भी आपके नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक करता है। साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करता है, डायबिटीज को पूरी तरह से मिटा देता है, टॉन्सिल्स की व्याधि भी मिट जाती है। तो यहाँ पर तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में इसमें थोड़ा तो बताया ही गया है, लेकिन जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये आपके देखिए, जब आप श्वास अंदर ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके अंदर एयर जा रही है, ठीक है। और जब आप इसमें श्वास रोकते हो तो जब श्वास रोकते हैं तो उस समय कुंभक के दौरान आपका शुद्धिकरण होता है, क्लीनिंग होती है। तो और जब आप एक्सेल करते हैं तो जो टॉक्सिन, जो गंदगी आपके लंग्स में आई है वो बाहर निकाली जाती है, ठीक है। तो इनहेल में एयर को आप लंग्स में भरते हैं और कुंभक के दौरान वो एयर लंग्स से ब्लड में जाएगी और जो गंदगी है वो ब्लड से आपके लंग्स में आएगी। तो बहुत सारी मैक्सिमम टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं जब आप नाड़ी शोधन का प्रैक्टिस करते हैं। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके हर बीमारी, देखिए अगर कोई भी जॉइंट पेन आता है, चाहे आर्थराइटिस है, कोई भी है, तो वो भी ब्लड के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से आता है। तो ब्लड के अंदर आपके टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो जिस वजह से जॉइंट पेन आता है। आपको कोई भी ऑर्गन्स, किडनी में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो हर एक प्रॉब्लम को ठीक करता है, शुद्धिकरण कर देता है, पूरी स्किन में चमक आती है। जब आपका ब्लड साफ होगा तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी, है ना। तो इस तरीके से आप, और ब्लड आपका क्लीन होगा तो आपका जो पीरियड्स हैं वो भी रेगुलर होंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और एक महिला की पूरी हेल्थ निर्भर करती है कि उसका जो पीरियड साइकिल है वो कैसे चल रही है। अगर वो सही चलती है तो उसकी काफी हद तक 90% हेल्थ उसकी सही चलती रहती है। तो हर तरीके से ये आपके नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर किसी को जरूर करना। आप शुरू में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप कुछ महीने इसका अभ्यास कर लें 15-20 मिनट, तो आपको स्वेटिंग होने लगेगी। आप 15 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी ऐसे स्वेट करने लगती है। तो उस स्वेटिंग का क्या मतलब है कि वो आपकी गंदगी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, आपकी बॉडी उस समय क्लीन हो रही है। और कभी अनुभव करना, अगर आप कभी कर पाए तो आधा घंटा किसी दिन करके देखिए, आराम से बैठ के नाड़ी शोधन का अभ्यास, अनुलोम विलोम का, कि आपका पूरा बॉडी गीला हो जाएगा, जैसे कि आप बहुत हैवी वर्कआउट करने के बाद आपका बॉडी स्वेट करता है। तो नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी आयु को बढ़ाता है, आपकी बीमारियों को ठीक करता है, हर चीज, चाहे मेंटल है, फिजिकल है, किसी भी तरीके की बीमारी है और किसी भी प्रॉब्लम में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मतलब कि किसी प्राणायाम को ज्यादा कर लें तो मतलब जैसे कपालभाति आप थोड़ा ज्यादा करेंगे तो गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर, या तो ये एक मतलब इसकी तासीर बैलेंस है, मतलब ना ये बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, तो ये बैलेंस करते हैं। और आप इसके साथ सबसे कम नियम लागू होते हैं। आप इसे किसी भी समय कर लें, आप इसे दिन में चलते फिरते, बैठते, टीवी देखते हुए, कैसे भी नाड़ी शोधन का अभ्यास, सोने से पहले
नींद अच्छी आएगी, हर कुछ अच्छा होगा अगर आप नाड़ी शोधन को डेली प्रैक्टिस करने लगते हैं, अपने एक कंपल्सरी रूटीन बना लेते हैं अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स दिए गए हैं वो इसीलिए इतने लंबे, सबसे लंबी लिस्ट इसी की है। वेरिकोज वेन्स, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, कैंसर, मेमोरी, कोल्ड कफ, हर छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, हर एक बीमारी में इसको फायदेमंद बताया गया है और बताया नहीं गया है, होता है। ठीक है, तो ऐसा आपके पास एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले तो आप 10 मिनट निकाल ही सकते हैं। वैसे तो देखिए, अगर अपनी हेल्थ के लिए आप चाहें तो समय निकाल सकते हैं जब आप चाहें तो, लेकिन अगर आपके पास दिन भर में भी नहीं है तो रात को तो आप बैठ के कर ही सकते हैं 10 मिनट नाड़ी शोधन। आप करके देखिए नाड़ी शोधन को प्रैक्टिस 1 महीना, आपका बॉडी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जो आपको ऐसा काम करने का मन नहीं करता, शरीर में इधर दुखता है, उधर दुखता है, ये दर्द करता है, वो दर्द करता है, तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और आप पूरा दिन एनर्जी के साथ काम करेंगे और रात को आराम से सोएंगे। बस करना क्या है, 10 से 15 मिनट निकालने हैं और नाड़ी शोधन करना है। ठीक है, 72,000 नस नाड़ियां आपकी सारी शुद्ध हो जाती हैं एक ही प्राणायाम से। तो इसलिए तो हर किसी को जरूर करना चाहिए, ब्लॉकेज तक को ये आपकी क्लीन करता है। हाँ, अब नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए भी किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं और दोनों अंगूठों से कान को पूरी तरीके से बंद कर ले। उंगलियों को माथे पर रखकर 6 उंगलियों को दोनों आंखों पर रख दें। हाँ, लंबी श्वास लेते हुए कंठ से भंवरे जैसा आवाज निकालना है। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, स्पेशली आपके मस्तिष्क के लिए। तो यहाँ पर भ्रामरी आपकी ब्रेन सेल्स जो हैं, यहाँ पर जो ब्रेन सेल्स हैं वो हमारी जो है क्या होता है कि बहुत कम सेल्स एक्टिव रहती हैं, अधिकतर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेन को उतना यूज ही नहीं करते। तो हम 10-20% हार्डली अपना ब्रेन यूज करते हैं, तो यानी कि 70-80% आपका ब्रेन आप यूज ही नहीं करते। तो वो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे छोटे छोटे बल्ब हैं, छोटी छोटी लाइट्स हैं, तो आप उन्हें यूज करोगे तो वो जलने लगेंगे, आप उन्हें यूज नहीं करोगे तो वो बंद पड़ी रहेंगी। तो भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और वाइब्रेशन जब आपके ब्रेन में होंगी तो वो जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगेंगी, और जब वो एक्टिव होंगी तो आप अपने माइंड का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। आपके न्यूरॉन्स उतने ज्यादा एक्टिव होंगे, आपका जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेमोरी बहुत अच्छी होगी। जैसे एज बढ़ने पर हम अक्सर छोटी छोटी चीजें तो हर कोई भूलता है, अरे ये मैंने कहाँ रख दिया, वो कहाँ रख दिया, ये पेपर कहाँ रखा हमने, वो कहाँ। सो उसमें 2 चीजों की वजह से ऐसा होता है, या तो आपने वो काम ध्यान से नहीं किया, कुछ और सोच रहे थे उस समय और आपने कोई चीज कहीं पर रख दी, तो आपका ध्यान वहां पे नहीं था। तो जब आप उसको ढूंढते तो आपको वो ध्यान नहीं आता कि वो आपने कहाँ रखा था। ठीक है, तो या तो आप जब, और कई बार आप ऐसी चीज, जैसे कोई चीज रख दी, आपको वो 10 साल बाद, 50 साल बाद भी ध्यान रहेगी कि वो मैंने ऐसे यहाँ रखी थी या वहां, यानी कि वो काम आपने पूरे ध्यान के साथ किया था। वो जो काम आप ध्यान के साथ करते हो उसे आप लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहेगी। और कुछ काम ऐसे होते हैं, हम चलते फिरते हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये यहाँ रख दिया, वो वहां रख दिया, तो वो चीजें आपको नहीं ध्यान रहती कि आपने कहाँ रखा था, क्योंकि आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, आप बस इधर उधर। तो इसे दूसरा कारण होता है कि आपका जो ब्रेन सेल्स है वो उतना एक्टिव नहीं है, तो आप अपने ब्रेन को
आपका कंसंट्रेशन वीक है, आप मेमोरी उतनी शार्प नहीं है, आप चीजें भूल जाते हो। सो अगर आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो आपका मेमोरी भी बिल्कुल शार्प रहेगा, तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, चीजें आप इजीली कैच करेंगे। और इससे क्या होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस, आपका हर चीज अच्छी रहती है, आप कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं अगर आपका माइंड कंसंट्रेशन अच्छा है, हर चीज अच्छी है। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस 1 सेकेंड। माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब है ना, तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स को, डिप्रेशन, मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए, मन और मस्तिष्क को शांत करने के लिए, एंजाइटी में काफी हेल्पफुल है, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति के लिए, है ना, पीस के लिए काफी अच्छा प्राणायाम है, मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए, तो स्पेशली ब्रेन पर इसका ये काम करता है। तो आईज और ईयर को बंद करने का लॉजिक क्या है, वजह क्या है? तो कानों को बंद करने, हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अब बाहरी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। अब अगर आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको बाहरी संसार से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने सेंस ऑर्गन को बंद करना पड़ेगा, तभी आप खुद से जुड़ सकते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या है? ईयर, यानी कि बाहर की कोई आवाज आपको ना आए, तो अपने कानों को इतना टाइटली आप बंद कर लेंगे अंगूठों की मदद से कि आपको बाहर की कोई आवाज ना आए। तो यानी कि एक सेंस ऑर्गन को आपने बंद कर दिया। दूसरा इसमें क्या होता है कि आईज को बंद किया जाता है, यानी कि कोई चीज आप बाहर की देखें ना, है ना, तो बाहर, और वैसे तो इसमें आपकी नोज को भी इस तरीके से बंद किया जाता है। नोज का मतलब भी एक सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन को आप बंद कर रहे हो, यहाँ पे इतना पैसेज रखा जाता है कि आप श्वास ले सके और छोड़ सके। और माउथ, तो माउथ भी एक सेंस ऑर्गन से, यानी कि जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब इंद्रियों को बंद करा जाता है, जिससे कि आप बाहरी संसार से डिस्कनेक्ट हो सके और अपने आप से जुड़ सके। तो स्पेशली अगर आप सबको भी नहीं तो कान और आंख को तो बंद करते ही हैं, फिर श्वास को अंदर भरते हैं और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन की जाती है। और इसमें एक चीज और, जैसे कि वाइब्रेशन आपके मुंह के अंदर ना हो, आप एक बार नॉर्मली वाइब्रेट करें तो आप देखेंगे वाइब्रेशन आपके मुंह के अंदर होगी। आप करके देखिए तो आपको वाइब्रेशन अपने माउथ के अंदर सुनाई देगी। तो कैसे, क्या करें कि जिससे वाइब्रेशन मुंह के अंदर ना हो, वो मस्तिष्क में हो। तो पहले एक बार आप सब नॉर्मली करेंगे, फिर हम कुछ चेंज के साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे। 2 बार करें। ओके, अब हम इसी में कुछ चेंज करते हैं और उसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपनी टंग है, जो आपकी टंग है, उसकी टिप को रोल करें और अपर पैलेट पे टच कर लें। अंदर रोल करें, अपर पैलेट पे टच कर लें। सिर्फ टंग को रोल करा, ऊपर टच कर लिया। इसके बाद अब
ध्यान कहाँ लगाएं कि आंखें बंद रखेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर, और वैसे ही फिर से भ्रामरी करें। आंखें और कान बंद करते हुए फिर से करेंगे। यस, सो अब आप मुझे बताएं कि आपको कोई डिफरेंस दोनों में फील हुआ या दोनों सिमिलर आपको लगे? डिफरेंस है मैम। तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? मैम साउंड ज्यादा नॉर्मल जब कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ फील नहीं हो रहा था। अभी सेकेंड टाइम जब किए, जैसे कि टंग को वो ऊपर इसमें लगाए और यहाँ पे ध्यान ज्ञान चक्र में ध्यान लगाए, तब ऐसे यहाँ पे पेन फील हुआ। मुझे इतना लगा कि वो अलग चीज है, जैसे वाइब्रेशन में कोई डिफरेंस वाइब्रेशन मतलब हार्ड लग रहा था वाइब्रेशन में। मैम स्ट्रॉन्ग है ये वाला वाइब्रेशन से स्ट्रॉन्ग टाइप। हाँ, तो क्या होता है कि ये जो होती है, जो भी आपने मुद्रा की, इसको बोलते हैं हम खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा का प्रैक्टिस आप इसमें पढ़ भी चुके हैं पहले। खेचरी मुद्रा शारीरिक मुद्राओं में आप जाके पीछे देखेंगे तो आपको खेचरी मुद्रा का जिक्र उसमें मिलेगा। तो ये खेचरी मुद्रा के साथ आपने प्रैक्टिस की है भ्रामरी की। खेचरी मतलब टंग को रोल करें, अपर पैलेट पे टच करें और जितने पीछे टच ले जा सकते हैं अंदर तक, उतना अंदर लेकर जाएं टंग को। तो इससे आपके माउथ लॉक हो जाता है। तो आपका उज्जयी में भी करें और इसमें भी, क्योंकि उज्जयी में वाइब्रेशन गले में करनी होती है और भ्रामरी में सिर में करनी। मुंह के अंदर वाइब्रेशन किसी भी प्राणायाम में नहीं की जाती, लेकिन अगर आप नॉर्मली करेंगे तो उसमें पूरा वाइब्रेशन आपके माउथ के अंदर होगा। तो माउथ के अंदर वाइब्रेशन से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो वाइब्रेट करने से आपका ब्रेन सेल्स जो है वो एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम। और इसमें एक तरीका और भी है, अगर आप टंग को ऊपर टच ना कर पाए तो दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि टंग आपका फ्लोटिंग पोजीशन में रहे, ना नीचे टच हो ना ऊपर हो, बीच में रख लें। ठीक है, बेस्ट है कि आप खेचरी मुद्रा के साथ करें, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि टंग को फ्लोटिंग पोजीशन में रखें, कहीं भी टच ना हो, ना ऊपर ना नीचे। ये भी थोड़ा ठीक तरीका है, लेकिन टंग को लॉक जरूर करना चाहिए जिससे आपके माउथ के अंदर वाइब्रेशन ना हो। ठीक है, तो इस चीज के साथ अगर आप करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा भ्रामरी प्राणायाम का। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ। नेक्स्ट प्राणायाम यहाँ पे बताया गया है उद्गीत। उद्गीत यानी कि ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठे और लंबी श्वास मुंह से लेके मुंह से ओम का जप करें। तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं? आपका साइटिका पेशेंट्स को फायदा होता है, माइग्रेन, डिप्रेशन, मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो 3 शब्द कौन से हैं? अ, उ और म।
ओम की जो साउंड आती है वो 3 शब्दों के जुड़ कर आती है। तो वो कौन कौन से हैं? अ, उ और म। तो इसमें आपको पहले अ का उच्चारण करना होता है, उ का और फिर म का। तो अब देखिए तीनों ही वर्ड, चाहे अ, उ, म या में आपका टंग का रोल ही नहीं है, टंग मूवमेंट नहीं होता है। टंग मूवमेंट ना होने की वजह से आपका मिनिमम एनर्जी यूज होती है। तो आपका एनर्जी जो है कंजप्शन वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपका टंग का यूज ही नहीं हो रहा। जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, अगर आप ओ भी करेंगे तब भी आपकी टंग में कोई मूवमेंट नहीं है। तो अ की वाइब्रेशन जो है ये आपके की जो ये आपके स्टमक में होती है, ठीक है। तो जो आपको फील नहीं होती, होएगी अंदर बट फील नहीं होती आपको। ऊ की वाइब्रेशन आपके चेस्ट में होती है, वो आपको फील होएगी। फिर म की वाइब्रेशन आपके ऊपर फेस पे स्कल में होगी पूरी, वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है और सबसे ज्यादा फील होती है। तो अब जैसे आप अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे उ, जैसे श्वास अंदर भरे, श्वास को छोड़ते हुए तो अ से उ में और उ से म में आप आएंगे और तीनों की वाइब्रेशन आपके अंदर होंगी। इन वाइब्रेशन से क्या होता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। जो पेट के अंदर अ की वाइब्रेशन है वो आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, आपके मणिपुर चक्र, इनको बैलेंस करती है। आपके हार्ट में होने वाली वाइब्रेशन आपके अनाहत चक्र को, हार्ट चक्र को बैलेंस करती है, विशुद्धि चक्र को बैलेंस करती है। और म की वाइब्रेशन आपके आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को एक्टिव करती है। तो इसको आप एक बार पहले प्रैक्टिस करें, ओम का उच्चारण करें कम से कम 3 बार। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए बहुत लाउडली नहीं, जोर जोर से नहीं। अभी मैं तो आपको पढ़ा रही हूं तो इसलिए मेरी आवाज थोड़ा तेज आ रही है, लेकिन आप बहुत तेज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितना आराम से करेंगे उतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगी। हाँ, तो अब बताइए आपको ओम की वाइब्रेशन क्या फील हुई, कहाँ कहाँ हुई फील या नहीं हुई, उसको आप बताइए। ओम की वाइब्रेशन आपको कैसे फील हुई, आप हुई या नहीं हुई? मैम मुझे चेस्ट और हेड में ज्यादा फील हुई है, हाँ, एज कम्पेयर टू स्टमक। यस, तो मैंने आपको यही कहा था, जो स्टमक की, ऐसा नहीं है कि स्टमक में वाइब्रेशन हुई नहीं है, लेकिन वो आपको फील नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है ओम के उच्चारण से, और वाइब्रेशन आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा
तो आपका जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। साइनस वालों को जरूर करना चाहिए, जिनको साइनस कफ कोल्ड रहता है उनको जरूर ओम चैंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जिनको डिप्रेशन स्ट्रेस का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत, मतलब ओम चैंटिंग तो बहुत ही अच्छी चीज है, हर किसी को करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि कितनी करनी चाहिए, कितनी देर। तो देखिए मिनिमम 5 मिनट तो आप करें। नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाएगी, इंसोम्निया में काफी हेल्प करेगी। मतलब ओवरऑल आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पूरा आपको ये हेल्प करेगा ठीक करने में। तो यहाँ पर ओम चैंटिंग के द्वारा आप जैसे पूरे ब्रेन में होगी तो आपका फेस भी अच्छा रहेगा, आईज के लिए अच्छी है, हर थायराइड के लिए, मतलब देखिए ओवरऑल हर चीज हर जगह काम करती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन आपको क्रिएट करनी है, वाइब्रेशन पैदा करनी है, और उन वाइब्रेशंस के द्वारा आप उन वाइब्रेशंस के द्वारा अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। ये ओम का उच्चारण के बारे में खैर काफी कुछ चीजें और भी हैं, जैसे की अपनी अलग वैल्यू, अलग काम तय। जैसे आपको कोई भी चोट लगती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ओ, आउच, है ना। तो यानी कि वर्ड सबसे जल्दी निकलता है ना। ऐसे जो मैक्सिमम यानी कि पेन, अगर आपके शरीर में दर्द है तो वर्ड उसको दर्द को कम करता है। तो इसीलिए आपके मुंह से सबसे पहले आवाज की आती है। किसी भी चोट लगने पर, कुछ भी होने पर सबसे पहले आउच, ओ, आ, है ना, ये सब साउंड्स आती हैं। म की वाइब्रेशन आपको क्या करती है? म की जैसे ओम में सबसे लास्ट में म है, तो म की साउंड आपको रिलैक्स करती है, माइंड को पूरी तरीके से एक मेडिटेशन का काम करती है। तो माँ किसी भी, जैसे माँ है तो माँ वर्ड भी आपके माइंड को रिलैक्स करता है। तो माँ शब्द जिनका भी एंडिंग वर्ड है तो वो आपको रिलैक्सिंग एक वो देते हैं। तो इस तरीके से जैसे राम, तो उसमें भी एंडिंग वर्ड माँ है जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ओम चैंटिंग। तो मिनिमम 10-15 बार तो करना ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जैसे किसी भी मंत्र को आप 108 बार कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 80 बार जब आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और 108 तक ले जाएंगे। ओम का उच्चारण कर लें खाली, तो आपको उससे बहुत बहुत फायदा होगा, ठीक है। आज का हम लास्ट लेते हैं अग्निसार क्रिया, ठीक है। बाकी प्राणायाम कर लेंगे। तो यहाँ पर है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया जो है, इसमें भी देखिए प्राणायाम नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है? क्रिया। तो क्रिया मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि क्रियाएं 6 होती हैं जो कि शुद्धिकरण का काम करती हैं। उन्हीं 6 क्रियाओं में से एक क्रिया अग्निसार भी है, कपालभाति भी एक क्रिया है, अग्निसार भी एक क्रिया है। ये क्रिया को लेकिन हम प्राणायाम के साथ करते हैं, इसके फायदे बहुत सारे हैं अग्निसार के। तो आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं और करना चाहिए। स्पेशली देखिए आपने देखा होगा बरसात के दिनों में धूप कम होती है, बारिश ज्यादा होती है, बादल रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि सूर्य की रोशनी कम होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है सबसे ज्यादा स्लो होता है, तो सबसे ज्यादा वीक होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी कम होती है। इन दिनों सबसे वीक कम होती है। तो इन दिनों रेनी सीजन में हमें सबसे लाइट फूड खाने के लिए कहा जाता है कि
हल्का खाना खाइए। तो हल्का खाने का मतलब है क्योंकि जठराग्नि मंद है, हमारी जो अग्नि है वो सबसे स्लो होती है बरसात के दिनों में। तो अग्नि मंद है तो हमारा खाना भी पचाने में मुश्किल आती है। जितना हल्का खाना खाएंगे वो फिर भी आसानी से पच जाता है। और जैसे सर्दियां आती हैं तो जठराग्नि सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए आपने सुना होगा पहले के समय में, अभी भी कहते हैं कि सर्दियों में जो भी खाए पच जाता है। आप हैवी फूड भी लेते हैं, है ना, बहुत पूरी पराठे सब कुछ लेते हैं, गरिष्ठ भोजन सेवन करते हैं, क्योंकि विंटर्स में आपका डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि सबसे तेज होती है। आप बाहर रहते हो, धूप में रहते हो, तो आपका सीधा सीधा जठराग्नि आपके सूर्य की रोशनी से जुड़ा हुआ है। गर्मियों में ठीक ठीक रहती है, ना बहुत ज्यादा तेज होती ना बहुत मंद होती है, तो ठीक ठीक रहती है। तो लाइट समर फूड भी लाइट होता है, और लेकिन रेनी सीजन में सबसे मंद हो जाती है। तो हमें, लेकिन ये तो चलिए उस टाइम की बात है जब आदमी बाहर रहता था, सो प्रकृति के मतलब उसमें रहता था, जुड़ाव में और बाहर। लेकिन अभी तो हम चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, हम घरों के अंदर रहते हैं पूरा टाइम। तो यानी कि सूर्य की रोशनी में तो हम किसी भी मौसम में नहीं है, सर्दियों में भी नहीं है। कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप धूप में? बहुत कम, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना टाइम, कभी कभी शायद वो भी नहीं। तो यानी कि बेसिकली अब परमानेंट आपका डाइजेस्टिव फायर स्लो होता जा रहा है, परमानेंटली, सीजन के अकॉर्डिंग नहीं, परमानेंटली। आप पूरा दिन ऑफिस में हैं, पूरा दिन घरों के अंदर हैं, आप बाहर निकले ही नहीं, आज तो पूरा दिन हो गया बाहर ही नहीं हम निकले, तो आपका कैसे डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहेगा, कैसे अग्नि बढ़ेगी? आप जो है, और उसके बाद हैवी फूड ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको गैस्ट्रिक अग्नि, आप देखो कोई अग्नि जल नहीं रही है, आग जल नहीं रही है, आप उस पर खाना डालोगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा ना, अग्नि तो जलेगी नहीं। तो एग्जैक्टली वही काम होता है, यानी कि फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। फिर आपको गैस बनती है, क्योंकि खाना तो पच नहीं रहा है, अग्नि नहीं है, तो खाना पच ही नहीं रहा है। तो पच नहीं रहा है तो वो खाना तो आप कंटिन्यू खा रहे हो, जठराग्नि को बढ़ा नहीं रहे हो, खाने को छोड़ नहीं रहे हो, खाने में चेंज भी नहीं कर रहे हो। हो क्या रहा है, डाइजेस्टिव फायर स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, खाना सेम टू सेम वही बना हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो उससे आपका पूरा जो डाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको गैस बननी शुरू होगी, एसिडिटी होगी, जॉइंट पेन आएगा, ये आएगा वो आएगा, और सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, फैटी लीवर होगा, किसी भी बीमारी का नाम ले लो, जड़ यहीं से शुरू होती है। किसी भी बीमारी का आप नाम ले लो, इवन डिप्रेशन, जो लोग ज्यादा अंधेरे में रहते हैं ना, डिप्रेशन वाला आदमी कभी रोशनी में जाना पसंद नहीं करता, वो अंदर अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो बेसिकली अग्निसार क्रिया आपकी जठराग्नि को बढ़ाती है। मैनुअली आप कह सकते हैं कि अग्निसार क्रिया से आपकी जठराग्नि बूस्ट होती है, बढ़ती है, डाइजेस्टिव फायर। तो अग्निसार क्रिया के द्वारा आप अपनी जठराग्नि को बढ़ा सकते हैं, और जठराग्नि बढ़ेगी, पाचन बढ़ेगा, जो भी खा रहे हो पचेगा, है ना। अग्नि बढ़ने का मतलब क्या है? अग्नि बढ़ने का मतलब है जो भी खाया वो पच गया, मेटाबॉलिज्म उसी प्रोसेस को कहा जाता है कि जो फूड पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आपका वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो वही आपके ऊपर मोटापा बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप खाना तो चेंज कर रहे हैं, बट आप अपनी उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे कि आपका डाइजेस्टिव फायर कैसे बढ़ाया जाए। आप बाहर धूप में जाने से बचते हैं, रोशनी में जाने से बचते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बीमार कर रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इवन छोटे छोटे बच्चों को बीमार कर रही हैं, डायबिटीज, हर किसी भी बीमारी का नाम ले लें, आपको दर्द, आप में से कुछ लोगों को दर्द भी होते होंगे, किसी को बैक पेन होता होगा, किसी को नी पेन होता होगा, है ना। क्यों होते हैं? अभी तो आप अपनी उम्र का 50% पे भी नहीं पहुंचे हैं, तो अभी से आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं। अभी तो
अगर एक एवरेज 80-90-100 साल एक आदमी की आयु होती है, तो अभी तो आप 50% पे भी नहीं है। तो कम से कम 60-70 साल तक तो एक स्वस्थ जीवन एक हर व्यक्ति को जीना चाहिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए छोटी मोटी तो अलग बात है। तो सबसे जरूरी है नेचर के साथ कनेक्ट होना। धूप कितनी ली आज हमने, आज एयर कितनी ली हमने, प्राणायाम कितना किया, मतलब मैं टाइम खत्म हो जाएगा अगर बोलती रहूंगी तो खत्म नहीं होगा ये पॉइंट। तो स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व की कमी है हमारे अंदर, चाहे वो दिमाग में हर टाइम विचार भरे हुए हैं, वहां जगह खाली नहीं है। पेट में खाना भरा हुआ है, पेट में जगह खाली नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो स्पेस कहीं भी नहीं है और स्पेस एलिमेंट की कमी होती जा रही है। उपवास और फास्टिंग हम करते नहीं है। फास्टिंग करने से आकाश तत्व बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो ब्रेन को भी खाली करता है, यानी कि जो नेगेटिविटी है और एक्स्ट्रा थॉट्स हैं उनको भी निकालता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ओवरलोड हो रहा है सिस्टम उसको भी खाली जगह बनाता है। तो फास्टिंग आपको जरूर करनी चाहिए, एटलीस्ट एक हफ्ते में 1 वीक में एक फास्टिंग। तो फास्टिंग करने से आपके आकाश तत्व स्पेस बढ़ता है आपके शरीर में, और वो स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप रखना शुरू करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो उससे आपको थकान नहीं होगी, 1-2 बार होगी। अगर आप सिस्टम आपका पूरा डैमेज, जो सिस्टम स्लो होता जाता है, तो उसको अगर सही रखना है तो फास्टिंग जरूर करें। 1 हफ्ते में एक फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। और फास्टिंग की तरह ऐसा नहीं कि उस दिन और ज्यादा खाएं, चलो भी ये खा लेते हैं, अभी वो खा लेते हैं, अभी चलो फ्राई करके आलू ही खा लेते हैं थोड़ा सा, अभी ये खा लेते हैं। अभी तो फिर अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, नवरात्रों में तो फिर इतनी सारी मिठाइयां बनेंगी, इतने सारे आलू आ जाएंगे घर में। तो आलू खाना गलत नहीं है, आलू खाना चाहिए, फास्ट में जरूर खाना चाहिए। फास्ट में आलू से परहेज नहीं करना चाहिए, पर सही तरीके से आलू खाना चाहिए। आलू में फाइबर बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, लेकिन उसको हम गलत तरीके से खाते हैं। उसको आप फ्राई करके, अगर आप 2 आलू उबाल लें और उबाल के ऐसे ही खा लें, नमक लगाएं तो लगाएं, नहीं लगाना तो नहीं लगाएं, तो वो आलू आपका वेट भी कंट्रोल करेगा, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करेगा, आपका हर चीज एनर्जी पूरी प्रोवाइड करेगा आपको। तो आलू कैसे नहीं खाना, आलू नहीं खाना फ्राई करके। फास्टिंग में आलू को परहेज नहीं करना है, आलू को बॉईल करके 2 आलू उबाल लें और खा लें। आप देखिए कितना टेस्टी लगता है, कुछ भी मत डालिए उसके ऊपर। एक दिन ट्राई करके देखिए, आलू तो बॉईल होंगे आपके घर में, कभी किसी दिन एक आलू आधा आलू खा के देखिए, प्लेन ऐसे किसी चीज के साथ में। तो वो इसलिए आलू को फास्ट में बताया गया था, ऐसा फ्राई कर करके आलू नहीं बताया था। तो आलू को कैसे यूज करना है वो बताया, तो उसको आप 2 आलू खा लें दिन में फास्ट में, तो आपको वो एनर्जी दे देगा, ठीक है। तो सारी चीज फ्राई करके नहीं खाई जाती है। अभी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाद में 5 मिनट बची हैं। अग्निसार भी कल ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि मैंने अग्निसार का प्रोसेस को प्रैक्टिस नहीं बताया अभी। एनी क्वेश्चन? यस स्मिता। जो मैं आपको बताती हूँ, आप उन पॉइंट्स को नोट भी करते हैं या नहीं? यस मैम। ऐसे तो सुनेंगे और निकल जाएगा आधे से ज्यादा तो आपके माइंड से उठते ही। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं और लिखने के बाद उन्हें 1 बार 2 बार देखेंगे नहीं, तब तक वो आपके और के उन चीजों को बताएं, लिखे भी, और साथ में जो मैंने आपको बताया उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। आप वही बात जब 4 लोगों को बता दोगे ना, आपको फायदा उसमें आपको होगा, आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो जो चीज आज आप सीखते हो उसको 4 को फोन करके बता दो, आपका फायदा होगा, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। और चीजें बताते हो तो ये भी बता दो साथ साथ में, ठीक है। तो चलिए आप बताइए, कोई आपका क्वेश्चन? यस स्मिता, पहले आपने हैंड रेज किया था।
यस अमित, आप पूछिए। मैम प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम में डिफरेंस सिर्फ ओम और अम का है। हाँ, तो ये भी हम कल ही टॉपिक लेंगे जब प्रणव मुद्रा में आपको प्रणव प्राणायाम में आपको बताऊंगी, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? ओके मैम। मैम आपने ये स्टमक में मतलब ओम साउंड में, जब ओम साउंड हम चैंट करते हैं तो जो साउंड होता है वो स्टमक में वाइब्रेट करता है ना, सो वो कौन कौन से चक्र को रिलेटेड, कौन कौन से चक्र से रिलेटेड होता है वो? मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। मैम भ्रामरी और अनुलोम विलोम कितनी देर करनी चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 10 बार और अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 से 15 मिनट अपने मतलब मिनिमम। देखिए 5 मिनट से कम तो कोई कम से कम कपालभाति और नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, इनका मिनिमम पीरियड होता है 5 मिनट। इससे कम में के लिए तो आपको बैठना ही नहीं चाहिए। तो 5 मिनट मिनिमम होता है, इसके बाद इसका असर होना या फायदा होना शुरू होता है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए प्रैक्टिस करें तो 10 मिनट काफी रहती है। 10 से 15 मिनट आप किसी दिन 10 मिनट 15 मिनट कर लें। अगर आप किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट तक भी आप इस प्राणायाम को ले जा सकते हैं। थैंक यू मैम। यस लीटू, आप पूछिए। मैम लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप बोल दीजिएगा तो नोट्स बनाने में इजी होगा। कुछ क्वेश्चन मतलब मैं आपका वो नहीं समझी, कैसे कह रहे हैं आप? जैसे कि आज तक हम लोग जितना भी पढ़ाई किए तो उसमें से जैसे कि हम लोग एग्जाम रिलेटेड जैसे मतलब कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तो बिल्कुल पता नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसी तरह जैसे कि हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें कुछ एक्सरसाइज होते हैं तो इस जैसे कोई टॉपिक है तो उससे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जी मैम। ओके ठीक है, तो इसको भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन अगर प्राणायाम में पूछेंगे तो प्राणायाम का विधि पूछा जाएगा, उसके लाभ हानि पूछे जाएंगे, तो यही बेसिकली आपको पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं इतना डीपली आपको बता रही हूँ कि आपके मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे एग्जाम के पास या वैसे भी, तो आपके माइंड में वो चीजें भी साथ साथ में चलें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आपको वो चीजें लर्न करने में, समझने में आसानी रहेगी। यस शीतल। हाँ मैम, तो मैं ये बोल रही थी कि प्राणायाम जो आपने बोला है कि हम सोते समय कर सकते हैं, तो खाने के बाद कर सकते हैं या कुछ देर बाद कर? मैंने हर प्राणायाम के लिए नहीं बोला, मैंने कहा है अनुलोम विलोम के लिए। ठीक है, हर प्राणायाम को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बोला है ना, कपालभाति है, अग्निसार है, इनको एम्प्टी स्टमक करना है। तो ये जो मैंने आपको बात बोली है आप कभी भी कर सकते हैं, ये बात लागू होती है सिर्फ नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम के लिए, ठीक है, या भ्रामरी इन सब पर। लेकिन ये मैं कल आपको नोट करा दूंगी कौन से प्राणायाम आपको खाली पेट करने चाहिए और कौन से नहीं, मतलब खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो नियम मैंने कहा था ना कि नाड़ी शोधन के साथ कोई इतना नियम लागू नहीं होता, ये बात सिर्फ नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। यस, लास्ट क्वेश्चन है हाँ रंजन, जल्दी पूछिए। जाता है। आपका वॉइस क्लियर नहीं आया, एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन। हाँ मैम, नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है वो कैसे किया जाता है? अच्छा, तो इसका टेक्निक भी आप मुझे कल बताइएगा, मैं कल आपको इसका टेक्निक भी बताऊंगी। और जो प्राणायाम से रिलेटेड क्वेश्चन है कल पूरा चैप्टर मतलब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे प्राणायाम का।
प्राणायाम के जितने रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप सब नोट कर लें, क्योंकि प्राणायाम को हम कल पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एंड करते हैं और शांति पाठ। कौन कराएंगे शांति पाठ? यस नीतू आप कराएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्, अश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शान्तिः। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। ओम शांति।